एक्सटिंक्ट हो गई। तो लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हेडिंग हमारी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो मैंने आपको बताया था कि जब से जो पैसिफिक ओशन आइलैंड्स हैं, इन आइलैंड में जब से ह्यूमन का इनहेबिटेशन हुआ, ह्यूमंस ने रहना शुरू कर दिया, तब से जो बायोडाइवर्सिटी में लॉस हुआ है, लिखवाया था ना जुआरिया? सर एक्चुअली लास्ट क्लास में मेरा नेटवर्क इश्यू था, तो आप बता देंगे बायोडाइवर्सिटी के लिए कितने पेज छोड़ने हैं? बायोडाइवर्सिटी के लिए बेटा मैंने इससे तो अभी स्टार्ट ही किया था, इसमें मेरे हिसाब से आप छोड़ देना। अब अगर आप छोटा लिखते हो, स्मॉल लिखते हो, तो 2 पेज छोड़ दो, है ना? 2 पेज छोड़ दो अगर छोटा लिखते हो मेरे जैसा। तो और अगर थोड़ा-सा बड़ा-बड़ा लिखते हो तो आप फिर 3 पेज छोड़ दो। ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आप हेडिंग डालेंगे लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। चलो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूँ, मुझे याद है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। मैत्री भी गायब है, अभी वो भी नहीं आई। नोट the colonization of tropical Pacific island, colonization of tropical Pacific island। बता सकता है कोई कौन से आइलैंड आएंगे इसमें? एनी वन ऑफ यू? ट्रॉपिकल पैसिफिक आइलैंड। ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का पूरा एरिया, इक्वेटर से 23.5 डिग्री साउथ टू 23.5 डिग्री नॉर्थ, इसके बीच का एरिया। और इस बीच के एरिया में कुछ आइलैंड आते हैं। कौन से? अरे भाई, इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, बोर्नियो, कालीमंतान, फिलीपींस, सब आते हैं, सिंगापुर, और ये सब पूरा एरिया आएगा। म्यांमार भी आएगा, म्यांमार वाला पार्ट भी आएगा, नीचे जो आइलैंड वाला पार्ट है वो वाला पार्ट, ये सब आइलैंड है ना? तो नोट करेंगे, colonization of tropical Pacific island by human is is said to have led extinction of more than 200 extinction of more than 2000, I'm sorry, more than 2000 species of more than 2000 species of bird। बिफोर गोइंग फर्दर कुछ टर्म क्लियर कर लीजिए, है ना? तो endangered एक टर्म होता है, फिर दूसरा हो गया एक्सटिंक्शन, तीसरा हो गया एंडेमिक। ये पहले तो 3 कैटेगरी समझ लेते हैं, ठीक। और रेड डेटा बुक, ग्रीन डेटा बुक, तो पहले बताओ एंडेंजर्ड क्या होता है? तो जो एक्सटिंक्ट होने वाले होते हैं, मतलब राइट, एक्सटिंक्ट होने की कगार पे होते हैं। राइट, दे आर वेरी गुड, दे आर एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना? अगर उनको नहीं, दे आर जस्ट इन द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, कि अगर उनको नहीं बचाया गया तो खत्म हो जाएंगे। इसमें से कई सारी स्पीसीज अभी भी हम लोग जानते हैं, जैसे कि एंडेंजर्ड की अगर हम लोग बात करें, तो अगर वल्चर को किसी दूसरी टेक्निक से, किसी टिश्यू कल्चर से डेवलप नहीं किया गया, या किसी टेक्निक से अगर हम उनको नहीं डेवलप करवाए, तो दे विल बी एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना? और दूसरा, अगर हम लोग बात करें, वो जो ये व्हाइट पांडा पाए जाते हैं, पांडा, दे आर आल्सो एट द वर्ज ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना? इंडिया में एक बर्ड पाई जाती है, उसका नाम है गोडावन। राजस्थान में लोग उसको गोडावन बोलते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, है ना, साइंटिफिकली। तो वो भी इंडेंजर्ड है। ऐसे बहुत सारी चीजें।
और सो फिर एक्सटिंक्शन क्या है? सो जो खत्म हो चुका हो पूरी अच्छा, तरीके से पक्का, एक्सटिंक्ट। ठीक। तो कैसे डिसाइड करोगे आमना कि खत्म हो गई, ये एक्सटिंक्ट है? सब उनके कोई ट्रेसेस नहीं मिलते। अच्छा एक बात बताओ, एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है, तुमने अगले मुझे 10 साल तक कहीं नहीं देखा, ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं नहीं देखा, सोशल मीडिया किसी जगह नहीं, तो तुम क्या कहोगे? सर एक्सटिंक्ट हो गए, ऐसे बोलोगी? हैं? नहीं सर। बताओ भाई, साथ यही कहोगे कि पहले पाए जाते थे अब नहीं पाए जाते, एक्सटिंक्ट हो गए सर, तो क्या कहोगे? तो एक्सटिंक्ट किसको कहोगे? तीसरा बताओ, एक्सटिंक्शन क्या हुआ? अब तुमने कह दिया सबसे कि सर एक्सटिंक्ट हो गए, अब मैं किसी दिन प्रकट हो गया, तब क्या करोगे? बोलोगे नहीं अब इनको एक्सटिंक्शन में नहीं, अब इनको एंडेंजर्ड वाली कैटेगरी में डाल दो, ऐसा? रेड डेटा बुक में तीनों स्पीसीज है, देखो इसका अपना क्राइटेरिया, ये तुम्हारी बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैं तुमसे पूछ रहा था। ड्यूरिंग माई टाइम दिस वॉज अ क्वेश्चन इन यूपीएससी कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द क्राइटेरिया ऑफ एक्सटिंक्शन। बहुत सारे लोगों ने क्राइटेरिया लगा दिया और गलत था क्वेश्चन बहुत सारे लोगों का। ये जोलॉजी में क्वेश्चन पे, जोलॉजी के क्वेश्चन पे पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्राइटेरिया ऑफ एक्सटिंक्शन, है ना? तो अगर आप किसी भी पर्टिकुलर, समझे मेरी बात को, आपने कहा कि पर्टिकुलर बर्ड या एनिमल एक्सटिंक्ट हो गया, अगर उसको उस पर्टिकुलर, तो अब जैसे अगर हम लोग बात करें ये इसकी क्या कहते हैं, जैसे मैंने कहा ग्रेट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, तो ये एक्सक्लूसिवली पाई जाती है राजस्थान वाले एरिया में और कहीं नहीं आपको मिलेगी। ब्रह्म कमल, वो आपको उत्तराखंड का और कहीं नहीं मिलेगा, ब्रह्म कमल, है ना? और रोडोडेंड्रॉन, बुरांस जिसको बोलते हैं, रोडोडेंड्रॉन भी आपको कहीं नहीं मिलेगा। तो ये सब यहीं पे पाए जाते हैं। पूरे इंडिया की टेरिटरी में अगर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को अगले 20 साल तक कहीं से भी रिपोर्ट नहीं किया गया तो हम कहेंगे एक्सटिंक्ट। तो अगर कोई पर्टिकुलर स्पीसीज, वैरायटी या एनिमल, अगर उसको अगले 20 ईयर तक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में रिपोर्ट नहीं किया गया तो हम उसको बोलेंगे एक्सटिंक्ट। मीन्स अगर वो इंडिया में नहीं देखी गई तो हम बोलेंगे इट इज एक्सटिंक्टेड, इट इज एक्सटिंक्ट फ्रॉम इंडिया। ठीक है, अब हमारे पास एक बुक है, ऐसी वैरायटीज, ऐसी स्पीसीजेस जो एंडेंजर्ड है उनको हम रेड डेटा बुक में लिख देते हैं, जो एक्सटिंक्ट है उनको भी रेड डेटा बुक में हम लिख देते हैं। ठीक है, मेनली रेड डेटा बुक जो रेड पेजेस होते हैं एक्सटिंक्शन के लिए होता है। अब क्या हुआ, तो रेड डेटा बुक क्या है? ऐसी बुक जिसमें हम एंडेंजर्ड वैरायटीज को इनकोडेड कर देते हैं कि भाई देखो इनको बचाने का काम करो, तो जैसे वो रेड डेटा बुक में आ जाती है तो हम उनको प्रिजर्वेशन का, उनको कंजर्वेशन के लिए उनका काम करना स्टार्ट करते हैं। अब क्या हुआ 1990s में, मैंने आपको लास्ट में एग्जांपल दिया कि 1990s में क्या हुआ, ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो गया, किसको लेकर के? देयर वाज अ कंपटीशन फॉर स्पेस। ठीक है, तो लोगों ने, ओडिशा में लोगों ने ये कहना शुरू किया कि एलिफेंट विलेजेस में घुस आते हैं और लोगों को मारते पीटते और लोगों को सामान तोड़ देते हैं, है ना, एनिमल्स को भी मार देते हैं, तो बहुत वायलेंट हो जाते हैं और बहुत उत्पात मचाते हैं। ह्यूमंस ने एलिफेंट के अगेंस्ट क्या क्या फाइट करना स्टार्ट किया, उन्होंने एलिफेंट्स को मारना शुरू कर दिया। ठीक है, ह्यूमन और एलिफेंट के बीच में जबरदस्त कन्फ्लिक्ट स्टार्ट किया। तो लोगों ने कहा कि एलिफेंट उनके गांव में घुस आते हैं, ये सच नहीं था। सच ये था कि लोग एलिफेंट्स के टेरिटरी में घुस गए थे, लोगों ने जंगलों में घर बनाना शुरू कर दिया। सो एलिफेंट हैव नॉट encroached villages, actually the people have started encroaching elephants territory, their home, their niches, right? तो इसलिए कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ, इसकी वजह से इतने एलिफेंट मारे गए। और दूसरा क्या हुआ, एलिफेंट के इनहैबिटेट डिस्ट्रॉय होने लगे। इनहैबिटेट डिस्ट्रॉय होने की वजह से रेट ऑफ रिप्रोडक्शन एलिफेंट्स की कम, और 1990 के पहले, 1990 के पहले एलिफेंट्स को एंडेंजर्ड कह दिया गया और उनको रेड डेटा बुक पे रख दिया। 1990 में भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एक ये लेकर के आई, ये एक्ट लेकर के आई, उसका नाम था 1990 एलिफेंट कंजर्वेशन एक्ट, है ना? तो एलिफेंट प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट करके था। तो एलिफेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990 में लेकर के आई, एलिफेंट्स को प्रोटेक्ट किया जाने लगा। ठीक है, उनका मारना पीटना ये सब करना लाइक क्राइम हो गया और उनको प्रिजर्व करना स्टार्ट किया जाने लगा। कुछ पोचिंग के भी शिकार थे, है ना, वीरप्पन वगैरह इस तरह के लोग पोचिंग भी करते थे। तो एलिफेंट को प्रिजर्व करने की वजह से फिर से इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई और एंडेंजर से बाहर आ गए। अब क्या करेंगे? अब हम उसको रेड डेटा बुक से निकाल के ग्रीन डेटा में देते हैं।
क्या लिखने की जरूरत है? इसका ये मतलब कि आगे हमको याद रहेगा कि ये कभी इंडेंजर्ड थे, मतलब फ्यूचर में इनको खतरा हो सकता है, इंडेंजर्ड हो सकते हैं, राइट? तो हम रेड डेटा बुक से ग्रीन डेटा में, समझ में आ गया? रेड डेटा बुक, ग्रीन पेजेस, ग्रीन डेटा बुक, यस सर। ठीक है। इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट, एंडेमिक क्या होते हैं? सर जो एक ही एरिया के अंदर लोकलाइज्ड होते हैं। हाँ, और कुछ खास बात उनकी? देखो, आप समझो साथ, ऑस्ट्रिच पाया जाता है सहारा डेजर्ट का मेनली इनहेबिटेंट, होता है नहीं होता है ना? लेकिन उसको Yes, तुम अपने घर में पाल सकते हो, कर सकते हो नहीं कर सकते हो? ऑस्ट्रिच को अपने घर में पाल सकते हो, पॉसिबल है ना? सर पता नहीं सर। हाँ, नहीं, पाल सकते हो, वो बहुत ड्यूरेबल एनिमल होता है। कैमल को कोई फर्क पड़ता है क्या? तुम बताओ, कैमल को कुछ फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता ना? नो सर। हाँ। लेकिन क्या तुम पेंगुइन अपने घर में पाल सकते हो, पेंगुइन या पोलर बियर? नो पॉसिबल सर। है? मतलब अगर गवर्नमेंट कह दे कि हम तुमको पोलर बियर दे देंगे, पेंगुइन दे देंगे, सो इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? व्हाई? क्योंकि वो एंडेमिक है नॉर्थर्न पोलर रीजन्स को। राइट, वो जिस क्लाइमेटिक कंडीशन में पाए जाते हैं वो क्लाइमेटिक कंडीशन आप अपने घर में नहीं क्रिएट कर सकते, राइट? मतलब कि ऐसे एनिमल जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में और पर्टिकुलर एनवायरमेंटल कंडीशंस में पाए जाएं, उनको हम एंडेमिक कहते हैं। समझ आया? पोलर बियर पोल्स के उस एनवायरमेंट के अलावा और कहीं नहीं पाया जाए। इंडिया में एक भेड़ पाई जाती है पश्मीना, पश्मीना की शॉल आपको पता है सबसे महंगी शॉल होती है ना? वो लाख लाख, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख तक चली जाती है, ठीक है? जैसे वो Yes. कश्मीर में होती है ना। हाँ, तो पश्मीना और अंगूरा वो दो, ये जो वैरायटी है ना? तो पश्मीना एक क्या गोट है, अब वो पश्मीना गोट कश्मीर में पर्टिकुलर हाइट पे पाई जाती है। उसका ब्लड प्रेशर इतना हाई होता है कि अगर उसको हम नीचे प्लेन्स में लाकर के रेयर करने की रेयरिंग करेंगे, कोशिश करेंगे, मर जाएगी, वो सर्वाइव ही नहीं करेगी, इसलिए वो एंडेमिक है, ठीक है? एक बात और बताते हैं आपको, जीआई टैग सुना है? जीआई टैग किसी ने? जीआई टैग, बासमती राइस को जीआई टैग मिला हुआ है। और बिहार में एक लीची की वैरायटी पाई जाती है। रिसेंटली मैं आपको सबसे रिसेंट न्यूज बता दूं, बिहार में एक लीची की वैरायटी पाई जाती है, शाही लीची उसको बोलते हैं। वो लीची इंडिया में और कहीं नहीं पाई जाती, ठीक है? और वो बेस्ट क्वालिटी लीची होती है, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ है। और ये पश्मीना भी जीआई टैग, समझे? ज्योग्राफिकल इंडिकेटर, ऐसी पर्टिकुलर चीजें जो पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में ही पाई जाती, उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जीआई टैग देती। बासमती राइस इंडिया में ही कश्मीर वाले पार्ट पे पाया जाता है, ये उस पार्ट का एंडेमिक प्लांट। अमेरिका ने बासमती राइस को पेटेंट कर दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अमेरिका के खिलाफ केस डाल दिया, पेटेंट के खिलाफ केस डाल दिया, और हम वो केस इस बात पे जीते, हमने कहा कि ये ज्योग्राफिकल इंडिकेटर है और ये एंडेमिक स्पीसीज है, कहाँ की? कश्मीर वाले रीजन की। और हमने उसको पर्टिकुलर जीआई टैग दिया, जिसकी वजह से वो पेटेंट उनको जो अमेरिकन कंपनी थी को वापस, हल्दी में भी ऐसा हुआ, कई सारी चीजों में हुआ, ठीक है? तो एंडेमिक क्लियर, एक्सटिंक्ट, एंडेंजर्ड, रेड डेटा बुक क्लियर है? यस सर। नोट कर लो, एक पॉइंट नोट कर लो। रेड डेटा बुक is that book in which we mention particular species which are endangered, Sir, is that book in which we enlist or put particular species which are endangered, full stop, इसी में नोट कर लो। the color of pages are red, hence it is named as red data book. नेक्स्ट पॉइंट नोट करो, if the species comes out of endangered criteria, if species
comes out of endangered criteria. We put it into comes out of endangered criteria. We put it into green pages. Green pages. ठीक है. Next point. Endangered are those species which are about to extinct from particular geographical area. Next, extinction. If any species of plant or animal, have not been reported since last 20 years. It is said to be extinct. Endemic. Endemic are those species which are found in particular geographical area or climatic condition. Example: polar bear, penguin, etc. ठीक है? ओके सर जी. सर वो आपसे सर लास्ट क्लास की एक चीज पूछनी थी. बताओ सर तुम. वो अपने जो 10 इतनी देर में कैसे आई? ये तो गायब कहाँ थी इतनी देर? सर यहाँ पर सर बहुत इलेक्ट्रिसिटी जा रही है सर. वो मेरा जियो 5 मैंने सुबह से चार्ज नहीं किया था तो अब अच्छा. प्रॉब्लम हो रही है. अच्छा, बताओ क्या प्रॉब्लम, क्या क्वेश्चन था? ये सर लास्ट क्लास में जो आपने 10 कंट्रीज दिखाई थी लास्ट में, हाँ, सर उसमें इंडिया के बाद आपने कौन सी कंट्री लिखी? इंडिया के बाद देखो भाई, देख के बता पाऊंगा, याद नहीं मुझे. एक सेकंड दो मुझे. इंडिया के बाद कौन कौन सी थी? यूएसए था, मुझे याद आ रहा है. इक्वाडोर था, यूएसए इक्वाडोर था, एक और था कोई. हाँ, एक है इक्वाडोर. इंडिया, इक्वाडोर, यूएस एंड वेनेजुएला एक साथ हैं 10th नंबर पे. ओके ओके सर, थैंक यू सर. वेलकम. और कोई कुछ पूछ रहा था क्या? कोई नहीं? ठीक है. एक और पॉइंट नोट करो, स्टार बना के लिखो इसी में. The IUCN Red Data List of 2004 documented extinction of 784 species. 784 species. अब
जो अगला मैं एग्जांपल लिखाने जा रहा हूं, जो कौन कौन से पॉपुलर एनिमल्स हैं जो गायब हो गए, वो आप याद रखना, ठीक है। द रिसेंट एक्सटिंक्शन includes the recent extinction includes dodo from Mauritius, dodo from Mauritius, dodo from Mauritius। क्या था ये डोडो? क्या था? बर्ड। बर्ड था सर। क्यों गायब हो गई? देखो इसके गायब होने के बहुत सारे रीजंस हैं। मेजॉरिटी ऑफ साइंटिस्टों का मानना है कि ये बर्ड रॉक में रहती थी, रॉक्स में, और इनकी बॉडी हैवी होती थी, जिसकी वजह से ये ज्यादा ऊंचाई तक उड़ नहीं पाते, ग्लाइड करते थे, फ्लाइटलेस बर्ड थे, ग्लाइड कर पाते। तो जो रेप्टाइल्स होते थे वो उनके एग्स को खा जाते थे। दूसरा, ओवर हंटिंग, ठीक है, ओवर हंटिंग। तीसरा, ये ज्यादा ज्यादा हाइट पे जा नहीं पाते थे, जिसकी वजह से लोग इनको जिसकी वजह से ये प्रीडेटर के लिए इजी वल्नरेबल थे। ये 3 रीजन मेनली हैं जिनकी वजह से माना जाता है कि डोडो गायब हो गए। और ऐसा माना जाता है कि डोडो पर्टिकुलर कुछ प्लांट्स का पॉलिनेशन करती थी, जिन प्लांट का पॉलिनेशन करती थी वो प्लांट भी डोडो के साथ में ही गायब हो गए। तो दैट इज एग्जांपल ऑफ को एक्सटिंक्शन, ठीक है। तो डोडो डक की तरह दिखने वाली एक बर्ड थी। नेक्स्ट, थैलासाइन, THYLACIN, थैलासाइन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया से थैलासाइन गायब हो गया। व्हाट इज थैलासाइन? तो थैलासाइन नोट करेंगे, ये भी नोट कर लो। थैलासाइन वाज लार्ज कार्निवोर मार्सुपियन। थैलासाइन वाज लार्ज कार्निवोर marsupian, look like dog, एक मिनट, तो ये लार्ज कार्निवोर मार्सुपियन था, कुछ कुछ डॉग्स की तरह दिखाई देता था। एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ थैलासाइन, और ये ऑस्ट्रेलिया से गायब हो गया। कुछ कुछ डॉग की तरह, कुछ कुछ इसकी तरह, वुल्फ की तरह, ऐसी, मतलब वुल्फ भी तो डॉग की ही वो है। नेक्स्ट नोट करो, ये पूछा हो, स्टेलर्स सी काउ, देखो ये थैलासाइन, ये गायब हो गया। ये थैलासाइन था, ये ऑस्ट्रेलिया से एक्सटिंक्ट हो गया, ठीक। नेक्स्ट है स्टेलर्स सी काउ फ्रॉम रसिया। स्टेलर सी काउ, ये क्या चीज है? स्टेलर सी काउ फ्रॉम रसिया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ था। स्टेलर सी काउ, स्टेलर सी काउ, अरे भाई कोई काउ वाउ नहीं है, ये नोट करेंगे। तो जैसे सील होती है वैसी। हाँ राइट, जैसे सील होती वैसे होता है। लार्ज एक्वेटिक एनिमल लुक लाइक सील, लार्ज एक्वेटिक एनिमल लुक लाइक सील। और 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, ये भी गायब हो गई। 3 सब स्पीसीज ऑफ टाइगर, वो कौन कौन सी 3 सब स्पीसीज है टाइगर की? एक है बाली टाइगर,
जैसे आप रॉयल बंगाल टाइगर बोलते हैं, दूसरा जावा सब स्पीसीज, और तीसरा कैस्पियन। ये 3 टाइगर की सब स्पीसीज हैं जो एक्सटिंक्ट हो गई। सर ये हेलो सर हाँ बोलो। सर ये जावा के बारे में आपने क्या बताया? मतलब ये जावा आइलैंड है ना, तो ये जैसे हम लोग बोलते हैं रॉयल बंगाल टाइगर, ऐसे बाली में एक टाइगर पाया था तो एक्सक्लूसिव था वहाँ का, जावा में पाया जाता था, कैस्पियन सी के पास पाया जाता था। तो ये 3 जगह के 3 सब स्पीसीज हैं टाइगर की, जो कि गायब हो गए हैं। तो जैसे आप बोलते हो टाइगर, तो टाइगर तो सभी वो एक टाइगर एक ही मतलब फैमिली की, जिसको पैंथेरा टिग्रिस बोलते हैं। अब पैंथेरा टिग्रिस में भी सब स्पीसीज है ना। जैसे कि आप बोलते हो रॉयल बंगाल टाइगर, तो वो क्या है, पैंथेरा टिग्रिस की एक सब स्पीसीज, समझ आया। उसमें व्हाइट स्ट्रिप पाई जाती है, ऐसे किसी में नहीं पाया जाता। वो यस। तैर सकता है, वो तैर सकता है, स्विम कर सकता है। ऐसा कोई वर्ल्ड में टाइगर नहीं जो तैर सकता हो पानी में, कोई भी नहीं। इनफैक्ट वो पानी में नहीं घुसते टाइगर्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नोट करेंगे। द लास्ट 20 ईयर अलोन हैव विटनेस, last 20 year alone have witnessed this appearance of 27 species. Last 20 year have witnessed this appearance of 27 species. Next point. More than 15,000 सर 47 47 बोला ना आपने? 27 भाई, 47 नहीं, 27। More than तो 27 क्या 15,000। हाँ 27 क्या मैंने बोला कि ये मतलब लास्ट 20 ईयर में 27 स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो गई। नोट करो, द लास्ट 20 ईयर अलोन हैव विटनेस, the last 20 year alone have witnessed this appearance of 27 species. Next point. More than 15,500 species worldwide, more than 15,500 species worldwide facing threat of extinction. समझो भाई, रेड डेटा बुक में इतनी स्पीसीज हैं, फेसिंग थ्रेट ऑफ एक्सटिंक्शन 15,500 से ज्यादा। Presently 12% of them are bird, इसमें 12% bird, 23% mammal, 32% amphibian, इनमें से amphibian ये जितने endangered है, and 31% gymnosperm। ठीक है, तो ये परसेंटेज है ऊपर जितने इंडेंजर्ड है, इंडेंजर्ड में सबसे ज्यादा इंडेंजर्ड कौन है, एम्फीबियन, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर मैमल्स, और फिर बर्ड। सीक्वेंस याद रखना, आपसे परसेंटेज कोई नहीं पूछेगा। जब भी देखना आप नीट में पूछा जाएगा तो आपसे सीक्वेंस पूछा जाएगा। ठीक है, ये सबसे ज्यादा कौन है, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक भाई, ओके। लॉस ऑफ, एक इसी में लिखेंगे, द लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी में लीड following consequences. Loss of biodiversity may lead following consequences. First, decline in plant production, मतलब बायोडाइवर्सिटी जो लॉस है वो किस चीज को लीड करेगा, उससे क्या होगा, क्या इंपैक्ट पड़ेगा। फर्स्ट पॉइंट के फॉर्म में लिखना, डिक्लाइन इन प्लांट प्रोडक्शन। सेकंड, लोअर रेजिस्टेंस टू एनवायरमेंट प्रॉब्लम, lower resistance to environment problem. Third, increased variability in certain ecosystem, increased variability in certain ecosystem. Such as water uses and diseases,
अब अगला जो मैं आपको हेडिंग लिखाने वाला हूं, ये क्वेश्चन नीट के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है, लेकिन ये बोर्ड के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो नोट करेंगे, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, So water uses and डिजीजेस, कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, है ना। इसमें 4 मेजर देखे गए, बहुत सारे साइंटिस्टों ने डेटा कलेक्ट किया और देखा कि 4 मेजर जो फैक्टर हैं जिनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस होती है, मतलब यही वो फैक्टर है जिनकी वजह से ये स्पीसीज एंडेंजर्ड हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। उनको कहा गया है एविल क्वार्टेंट, एविल क्वार्टेंट, QUARTENT, नोट करो। तो पूछा जाता है एविल क्वार्टेंट क्या। देयर आर 4 मेजर causes of biodiversity losses, and they are called Abel quadrant. First of them is habitat loss and fragmentation. Habitat loss and fragmentation. मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपके साथ में हैबिटेट लॉस वाला जो केस था वो डिस्कस किया एलिफेंट के केस में, है ना। तो एलिफेंट का हैबिटेट लॉस डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, वो एंडेंजर्ड हो गए। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड है, तो एग्जांपल लिख सकते हो लाइक एलिफेंट, like elephant in Orissa at late 90s, late 90s। ठीक है, नेक्स्ट ओवर एक्सप्लॉयटेशन, बता सकते हो एग्जांपल? so Steller sea cow. हाँ, स्टेलर सी काऊ कह सकते हो। और यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक बर्ड है ना, और ये कहाँ पाई जाती थी, राजस्थान में। राजस्थान में याद रखना, इसका जो पॉपुलर नेम है, लोकल नेम है, उसको गोडावन कहते हैं, गोडावन। ठीक है, ये इसके एक्चुअली क्या होता है कि जो गोडावन होती है, ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, इट लुक्स लाइक समथिंग, कुछ बर्ड और पिकॉक के बीच की कुछ वैल्यू, वो तीतर बटेर जैसे होते हैं ना, है ना, वैसे कुछ दिखाई देता है। तो इसकी फ्लैश जो होता है सॉफ्ट होता है और फ्लैश की क्वालिटी बहुत लाइक अच्छी होती है, तो इसलिए लोग इसको मार मार के खा जाते हैं, इसीलिए गोडाउन गायब हो गए, है ना। So one horn rhino भी। हाँ, वन हॉर्न राइनो, वो सब पोचिंग की वजह से, हाँ वो भी सब पोचिंग की वजह से गायब हो गए। और थर्ड एक्चुअली क्या, देखो ना, उनका रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम है। एक फीमेल राइनो जो होती है वो अपने पूरे लाइफ टाइम में मैक्सिमम 4 बच्चों को बर्थ देती है, और उसमें उनका जेस्टेशन पीरियड आप देखो 18 मंथ का जेस्टेशन पीरियड है ना। जेस्टेशन पीरियड कम है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कम है, और ऊपर से हंटिंग पोचिंग ज्यादा है, इसकी वजह से वो सब खत्म हो गया। नेक्स्ट है एलियन स्पीसीज इन्वेजन, ये क्या होता है? So जैसे यहाँ पर वो नाम मैं भूल गया उसका, एक ग्रास थी, वो इन्वेसिव स्पीशीज थी, वो आ गई। हाँ, अच्छा, वो क्या बोलते हैं, हाइसिंथ, कांग्रेस ग्रास, हाइसिंथ। भूल गया था इसका नाम, बताओ मेरी इधर, कांग्रेस ग्रास उसको बोलते हैं। हाँ, तो ठीक है। अब देखो एलियन, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इंडिया में एक, मैं उसका एग्जैक्ट नाम भूल रहा हूँ, वो साउथ अफ्रीका से एक फिश इंडिया में इंट्रोड्यूस की गई,
तो उस एक्वा कल्चर में उस फिश को इंट्रोड्यूस किया गया। ब्लैक कलर की होती थी, बड़ी बड़ी उसमें आगे वो उसके वो निकली होती, बट वो कार्निवोर थी। तो उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया। और क्यों इंट्रोड्यूस किया गया? फॉर एक्वा कल्चर, है ना, जैसे फिशरीज के लिए। उसने क्या किया, इंडिया की जो खुद की लोबियोर है ना, रोहू है, उन मछलियों को और बहुत सारी मछलियों को खाना शुरू कर दिया, कार्निवोर थी, जिसकी वजह से बाकी स्पीसीज गायब होने लगी, डाइवर्सिटी खत्म होने लगी, स्पीसीज गायब होने लगी। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को जब पता चला तो उसको बैन कर दिया गया, अब वो नहीं बिकती है। मैंने उसको बिकते हुए देखा है, और नाउ इट हैज बीन बैन। अब कोई नहीं यूज कर सकता उसको, ना ही उसको रियरिंग होती है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, किसी इकोसिस्टम में कोई ऐसी स्पीसीज आ जाए जो कि बाकियों के लिए खतरा हो जाए, तो इससे भी कई सारी स्पीसीज गायब हो जाती है। नोट करेंगे, नाइल पर्च, है ना, तो नील नदी में पाई जाने वाली एक मछली, नाइल पर्च, नाइल पर्च was introduced, Nile perch was introduced in Lake Victoria. Nile perch was introduced in Lake Victoria, in East Africa, which have led eventually extinction of more than 200 species of chinchilled fish, 200 species of chinchilled fish in the lake, more than 200 species of chinchilled fish in the lake. नेक्स्ट पॉइंट, इसी में, हाँ, जिसकी तुम बात कर रहे थे वो है कैरेट ग्रॉस, इसको बोलते हैं, कांग्रेस ग्रॉस इसको बोलते हैं, कैरेट ग्रॉस, कैरेट ग्रॉस पार्थेनियम, इससे एलर्जी भी होती है, पार्थेनियम, ये भी इन्हीं का एग्जाम्पल है। और लैंटाना, लैंटाना, वैसे ही इंडिया में हम एक प्लांट लेकर के आए, वो फ्लावर उसके अच्छे दिखते थे, और उसका नाम था वाटर हाइसिंथ, है ना, इकॉर्निया। Yes, sir. कहाँ से लाए? Yes, sir. Yes, sir. कहाँ से लाए थे? टेरर ऑफ बंगाल नाम दे दिया। हाँ, टेरर ऑफ बंगाल नाम है, और उसी को एनवायरमेंटल टेररिस्ट भी बोलते हैं, नहीं, एनवायरमेंटल टेररिस्ट यूकलिप्टस बोलते हैं। कहाँ से लाए थे? दोनों ही, ऑस्ट्रेलिया से। हाँ, वेरी गुड, दोनों ऑस्ट्रेलिया से लेकर के आए थे। वाटर हाइसिंथ लाए थे, इसके फ्लावर्स ब्यूटीफुल होते हैं, और दूसरा एनवायरमेंटल टेररिस्ट बोलते हैं यूकलिप्टस को, ठीक है, यूकलिप्टस रैगनस को, ठीक है, यूकलिप्टस। और ये दोनों हम लोग यहाँ पे एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम के अंडर में ऑस्ट्रेलिया से लेके आए थे। यूकलिप्टस, एक यूकलिप्टस का पेड़ पर डे 200 से 300 लीटर वाटर इवेपोरेट कर देता है, जिससे ग्राउंड वाटर टेबल गिर जाता है। तो यूकलिप्टस, इसलिए उसका एनवायरमेंटल टेररिस्ट बोला जाता है। इकॉर्निया क्रिस्पस, है ना, जिसको कि हम लोग वाटर हाइसिंथ बोलते हैं, ये क्या करता है, जहां भी होता है वहां बीओडी बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिशेज और एक्वाटिक लाइफ खत्म हो जाती है। लेकिन साथ में इसकी खास बात है, जितना इंडस्ट्रियल और इनऑर्गेनिक वेस्ट होता है, रूट इसकी उसको एब्जॉर्ब करके साफ कर देता है, और हैवी मेटल को साफ करने का। ये जो है ये वहां पर क्या कहते हैं, जब आप नोएडा की तरफ जाते हैं दिल्ली के उससे, तो वहां पर बहुत सारे वो है, यही वो है बर्ड सेंचुरी जहां पर है ना, यस सर, ओखला बर्ड ओखला बर्ड सेंचुरी, है ना। से पहले ही सर वहां पर जो आपका डैम आता है ना, एक लेफ्ट साइड पे बहुत सारा पानी है, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वहां बिल्कुल, पर बहुत सारे हैं। सरिता विहार वाला, यस सर, जो यस सर, जैसे जामिया की तरफ से इधर आते हो, है ना, नोएडा की तरफ आते यस सर, हो, मैं वहीं से जैसे, जाता हूँ नोएडा की तरफ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो वही सरिता विहार वाला जो डैम है, एकदम सही बता रहे हो। वहां पे यस ढेर सारा इकॉर्निया क्रिस्पस आपको दिख जाएगा, डीएनडी यस के सर, और आसपास आप से दिखाई। के नॉर्मली कभी कभार जो है वहां पर वो भी देखेंगे कि फोम जा रही है फैक्ट्रीज की, फोम जो है फैक्ट्रीज वहां पर हाँ, निकाल। राइट, लेदर और फोम, यस पोल्यूशन तो वहां पे जबरदस्त है, बिल्कुल सही बात। Pollution, it's a water pollution is will be the major crisis for the next coming year for the our country. अब देखना, believe on me. हाँ, तो नेक्स्ट आप देखेंगे द रिसेंट इलीगल, हाँ, ये मैं आपको बता रहा था, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ, जो इंडिया वाला मैं क्या आपको केस बता रहा था, द रिसेंट इलीगल इंट्रोडक्शन ऑफ अफ्रीकन कैटफिश, उसका यही नाम था,
African catfish. Recent illegal introduction of African catfish, Clarias garipinus, मैं नाम लिख देता हूँ, Clarias garipinus. The recent illegal, ये illegally इंडिया में आई थी, recent illegally introduction of African catfish, Clarias garipinus, for aquaculture purpose, is posing great threat to indigenous catfish of our country. तो अब आज की डेट में इंडिया में इसको बंद कर दिया गया, इसको बैन कर दिया गया। आप इसको ना मार्केट में बेच ही नहीं सकते। एक मिनट दो, मैं आपको दिखाता हूँ। आई एम श्योर कि आप में बहुत सारे लोगों ने इस फिश को मार्केट में देखा होगा, और ये अभी भी मैंने देखा है कि अभी भी बैंड है इंडिया में, लेकिन अभी भी आपको ये फिश आपको देखने के लिए मिल जाएगी। बहुत सारी जगह पे मार्केट में आपको ये फिश देखने को मिल जाएगी। बोलो, देखा है इसको, ये फिश? यस यस इसको देखा है। हाँ, ये अभी भी देखने को मिल जाएगी, हालांकि इंडिया में बैंड है इसको, और ये कार्निवोर है। तो ये मेरे एक एक्वेरियम में थी पहले। अच्छा। अब दूसरा काम साफ करने में एक्वेरियम्स को। अच्छा, एक्वेरियम में बाकी फिशेस को खा जाएगी? नहीं सर, ये साफ रखती है, ग्लास को साफ रखती है। अच्छा, को एक्सटेंशन मैं आपको बता ही चुका हूँ, रिलेशनशिप में बताया था ना। रिलेशनशिप में मैंने बताया था कि पैरासाइट अगर होस्ट खत्म हो तो कौन से, जहां पे कैसा रिलेशनशिप पाया जाएगा? बोलो। तो डिपेंडेंट इंटरडिपेंडेंट होंगे वो एक दूसरे। इंटरडिपेंडेंट मतलब कि जहां पर आपको सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पाया जाएगा, तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप पे एक गायब हुआ तो दूसरा गायब हो जाएगा। दूसरा, पैरासाइट और होस्ट के केस में ऐसा होता है कि नॉर्मली जो ऐसे पैरासाइट जो ऑब्लिगेट पैरासाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट नहीं, ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो जो ऑब्लिगेट पैरासाइट होते हैं, जैसे उनका होस्ट गायब हुआ वैसे ऑब्लिगेट पैरासाइट भी गायब हुआ। ठीक है, नोट करेंगे। इफ a host fish species become extinct, if a host fish species become extinct, in its unique assemblage, सर एक बार रिपीट कीजिए। if a host fish species become extinct, if a host fish species become extinct, in its unique assemblage of parasite, in its unique assemblage of parasite also meet, तो also यूनिक के बाद आपने क्या बोला? unique assemblage of parasite also meet the same fate, also meet the same fate। ठीक है, तो नेक्स्ट भाई, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, ये जो मैंने आपको बताया शिनशिल्ड फिश वाला, ये वाला क्वेश्चन नीट का क्वेश्चन, और ये वाला जो मैंने आपसे लेक विक्टोरिया वाला, नाइल पर्च वाला, ये क्वेश्चन नीट पे क्वेश्चन पूछा गया, रिसेंट ईयर में पूछा, 3-4 साल के आसपास ही पूछा गया। ठीक है, ये आपको दिखाई देगा। और दूसरा, ये जो एवेल क्वाड्रेट है,
ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा बोर्ड के लिए, है ना। ध्यान देना, जो मैं बताता हूँ बोर्ड में वो टिक लगाते हैं ना, है ना। और अब देखो बाकी आप लोग स्मार्ट हो, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन, ये भी बोर्ड में कई बार पूछा गया ना, ये भी पूछा जाता है, ये बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट, इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन। ठीक है, चलो नोट करना स्टार्ट करो। अच्छा, नेशनल पार्क क्या होते हैं, और ये भी आ चुका है क्वेश्चन बोर्ड में, नेशनल पार्क क्या होते हैं आप देखोगे, सेंचुरी क्या होती है, और ये रिजर्व क्या होते हैं, है ना। ये क्वेश्चन भी बोर्ड का क्वेश्चन पूछा जा चुका है, नोट करेंगे। When there is a situation where an animal or plant is endangered, when there is a situation where an animal or plant is endangered or threatened and और endangered or threatened and need urgent measure to save it from extinction. Full stop. In this case, ex-situ conservation. In this case, ex-situ conservation is desired approach. क्या है ex-situ conservation? को एग्जांपल बताओ मुझे जल्दी। एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। जब बाहर जाकर वहां पर पार्क्स बना देते हैं, मतलब हाँ ठीक है, वेरी गुड। वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज। वो एग्जांपल बताओ ऐसा जिसका ex-situ कंजर्वेशन किया गया हो। ओखला बर्ड सैंक्चुरी। नहीं, वो सेंचुरी है, समझे। वो इन सीटू कंजर्वेशन है, वहां तो बर्ड नेचुरली पाई जाती है ना, ex-situ लाना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो बोटानिकल गार्डन से, राइट, बोटानिकल गार्डन, वेरी गुड, दैट इज ex-situ कंजर्वेशन। तो देखो एक मैं आपको वो केस बताता हूँ जो क्वेश्चंस पूछे आते हैं, मैं वो एग्जांपल आपको जो बताता हूँ याद रखते हैं ना, ठीक है ना, हल्के मत लेना, ठीक है। कि अरे सर ने बता दिया, कोई बात नहीं, नोट करते हैं ना, ये सब पूछे आते हैं, ये क्वेश्चंस हैं जो पूछे आते हैं। इंडिया में यमुना पोल्यूटेड हो गई और स्टिल पोल्यूटेड है, कहाँ तक, दिल्ली तक और आगरा तक ही पोल्यूटेड है, उसके आगे नहीं है। यू वोंट इमेजिन, लाइक यमुना passes from my house, it's like 5 or 6 kilometers, and the width of Yamuna river, the water width, that is more than 1.5 kilometers, and the bridge over it is more than 2 kilometers. समझ रहे हो ना, इतना है पानी यमुना में यहाँ पे। तो ex-situ कंजर्वेशन, तो यमुना किसी जमाने में यहाँ पे इंडेंजर्ड थी इस एरिया में, है ना। तो जब यमुना यहाँ पे इंडेंजर्ड थी तो उस टाइम पे क्या हुआ, यमुना में पाया जाता है एलिगेटर, पाया जाता ना एलिगेटर। अब एलिगेटर पोल्यूशन की वजह से इंडेंजर्ड होने लगे, धीरे धीरे खत्म होने लगे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए लखनऊ में एक पार्क बनाया, उसका नाम है क्या, कुकरेल, बस याद रखना, कुकरेल एलिगेटर ब्रीडिंग सेंटर। तो ये क्या हुआ कि यहाँ पे कुकरेल लखनऊ में एक जगह है, वहां पर एलिगेटर्स के लिए पार्क बना और एलिगेटर को वहां पे रिप्रोड्यूस कराया गया, और रिप्रोड्यूस करा करके यमुना में, एक तरफ तो यमुना के पोल्यूशन को रोकने का काम किया गवर्नमेंट ने, दूसरी तरफ एलिगेटर्स को और बढ़ा कर उनकी पॉपुलेशन बढ़ा कर यमुना में छोड़ने का काम किया। ऐसे कर करके अब उनको एंडेंजर्ड से बाहर निकाल दिया गया, ठीक है, दे आर आउट ऑफ एंडेंजर्ड ड्यू टू दिस पार्क ओनली, दिस ब्रीडिंग सेंटर, ठीक है। नोट कर लो, कुकरेल ब्रीडिंग सेंटर लखनऊ में, ये भी याद रखना कहां पर है, ठीक। अब आते हैं इन सीटू कंजर्वेशन। सर एक बार शॉर्ट बता दीजिए। मैंने बताया कि देखो यमुना में पोल्यूशन बढ़ने लगा, तो धीरे धीरे जब यमुना में पोल्यूशन बढ़ने लगा तो यमुना को वाटर पोल्यूट हो गया, जिसकी वजह से यमुना में स्पेशली पाया जाने वाला जो एलिगेटर होता है, जिसका स्नाउट देखा होगा ना, ऐसे स्नाउट होता है ऊपर की तरफ, ठीक है ना, नहीं देखा,
यस कैसा सर, देख हाँ, तो ये एलिगेटर ये गायब होने लगा। तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या किया कि इनको वहां से यमुना से निकाल करके लखनऊ में एक ब्रीडिंग सेंटर बनाया, वहां पे इनको ले गए और वहां पे इनका खूब ब्रीडिंग करवाया और ब्रीडिंग करा करके जो ऑफस्प्रिंग बनते थे उनको यमुना के पानी में छोड़ दिया जाता था। ऐसे कर करके इन्हें एंडेंजर से बाहर लाया गया। ठीक है, यस तो XC2 में बेसिकली मतलब स्पीशीज को कहीं और ले जाके ब्रीड करवाया जाता है। हाँ राइट राइट, नोट करो, मैं लिखवाना भूल गया, नोट करो। इन XC2 कंजर्वेशन, in XC2 conservation, we take out species. In XC2 conservation, we take out species from its natural habitat. दो में पॉसिबल है, किस में पॉसिबल है मैत्री? ये डोडो में। यस सर, अच्छा तुमने टोडो लिख दिया, टोडो नहीं है, डोडो नाम है उसका। यस सर, जल्दी में डोडो, लिख रहा था, मेरी आवाज नहीं आ रही। लाइक डोडो गायब हो गई। डोडो के गायब होने के बाद ये प्रोग्राम स्टार्ट किए गए सब XC2 NC2। अब इकोलॉजी खुद में, इकोलॉजी अपने आप में 1985 1985 का इकोलॉजी एज ए टॉपिक आया हमारे स्टडी में। ठीक है, और ये जो तुम्हारे चैप्टर है ना, व्हेन आई डिड 12th क्लास इट दे वर नॉट इन माय सिलेबस एज वेल, ये भी बता दूं आप। कॉलेज, कहाँ पर है? हाँ ट्वेल्व ब्रीडिंग सेंटर कहाँ है सर? कुकरेल, ये लखनऊ में, लखनऊ। ओके सर। तो क्या लिखा, वैन क्या लिखा, क्या लिखा है मैंने, जल्दी बताओ। XC2 में So in So XC2 species took out from its natural habitat. natural habitat. क्या लिखा है, स्पीसीज, Take the species out from its natural हाँ, habitat. we take out species from its natural habitat and keep it in a protected separate area where breeding is done, is called XC2 conservation, XC2 conservation। लेकिन अब कुछ एनिमल होते हैं जो पर्टिकुलर हैबिटेट में रहेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पेंगुइन को अगर हमें प्रोटेक्ट करना पड़े या पोलर बियर को प्रोटेक्ट करना पड़े तो उसे थोड़ा लेकर आ सकते हैं। तो हमारे पास फिर एक ही तरीका है, हमको क्या करना पड़ेगा, उसी एरिया को डिमार्केट करना पड़ेगा। हमने ये काम किया काजीरंगा में राइनोसोरस के लिए, है ना। तो राइनोसोरस के लिए हमने असम में एक पार्क बना रखा ना, काजीरंगा पार्क, है ना। तो हमने क्या किया कि वहां पे राइनोसोरस पाए जाते थे, हमने उस पूरे एरिया को क्या किया, फेंसिंग कर दिया और काजीरंगा पार्क बना दिया। और काजीरंगा में हमने, तो वो क्या है, वो इन सिटू कंजर्वेशन। क्लियर है? तो हमने जहां पे वो नेचुरल हैबिटेट है वहीं पे उसको कंजर्व कर दिया। क्लियर? नेक्स्ट, वैली ऑफ फ्लावर है ना मैत्री, तुम्हारे आसपास? यस सर, चलो फिर तुम्ही से पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, कौन सा नेचुरल वो बायोस्फीयर रिजर्व है? वैली ऑफ फ्लावर, वैली ऑफ फ्लावर तो उसका नाम है पॉपुलर, बायोस्फीयर रिजर्व बताओ, जल्दी बताओ। सर मेरे आसपास था, अच्छा, वैली ऑफ मतलब फ्लावर, मेरे स्टेट। वैली ऑफ फ्लावर वही तो है ना, तुम जहां पाई जाती हो? नहीं, अरे सर है सर, मैंने नाम सुना है। मैं बता रहा हूँ, वैली ऑफ फ्लावर है ना। तो वैली ऑफ फ्लावर को हम लोग बोलते हैं नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। कई जगह मैंने क्वेश्चन देखा है, वैली ऑफ फ्लावर, है ना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व उसका नाम है। नंदा देवी, याद रखना, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। अब वहां पे क्या है, अब वो फ्लावर अपन कहाँ से लेके जाएंगे? ठीक है, तो वैली ऑफ फ्लावर में उस पूरे एरिया में इतने ज्यादा उत्तराखंड में फ्लावर होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट मौसम में डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर होते हैं। तो हमने क्या किया, अब उसको XC2 कंजर्वेशन तो कर नहीं सकते, तो हमने क्या किया, उस एरिया को डिमार्केट कर दिया और बायोस्फीयर रिजर्व बना दिया। तो ये क्या है, इन सिटू कंजर्वेशन। तो काजीरंगा राइनोसोरस इन सिटू कंजर्वेशन, वैली ऑफ फ्लावर नंदा देवी रिजर्व, दैट इज इन सिटू कंजर्वेशन। ठीक है,
ओके, तो नोट करेंगे इन situ कंजर्वेशन, in situ conservation we protect animal and its natural we protect animal and its natural habitat. ठीक है, ex situ और in situ conservation. अब चलो हॉट स्पॉट क्या है? बोलो भाई, हॉट स्पॉट। सर लद्दाख। लद्दाख Yes. कैसे कैसे? तो आई डोंट से याद नहीं, मैंने चैप्टर बहुत पहले पढ़ा था तो मुझे या थोड़ा बहुत याद आ रहा है। लद्दाख हॉट स्पॉट है? अरे हिमाचल में तुमने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा यार हॉट स्पॉट। नहीं, ज्योग्राफिकल कॉन्सेप्ट में पढ़ा था क्या लद्दाख के लिए? वो लद्दाख हो सकता है हॉट स्पॉट। देखो बताता हूँ हॉट स्पॉट क्या होता है। हॉट स्पॉट 3 अलग अलग टाइप के हॉट स्पॉट होते हैं। हम लोग जो पढ़ने वाले हॉट स्पॉट वो अलग चीज है। एक सेकंड और, तो फिर मैं आपको हॉट स्पॉट बता देता हूँ। पूरे दुनिया में 25 हॉट स्पॉट डिमार्केट किए गए थे, ठीक है। अब उनके नंबर बढ़ते होंगे, है ना। हॉट स्पॉट आप देखते हो कि ज्योग्राफी वाला हॉट स्पॉट अलग होता है, बायोलॉजी वाला हॉट स्पॉट अलग होता है, और आपके फोन का जो हॉट स्पॉट है वो अलग चीज है। ये सब अलग अलग टाइप के हॉट स्पॉट है। तो हॉट स्पॉट इंपॉर्टेंट है। ओपन हो गया, देखो अब मैं बताता हूँ। ये टोटल है, पूरे हॉट स्पॉट दे रखे हैं यहाँ पे। एक्चुअली क्या है कि एक पहला हॉट स्पॉट तो आप जो फोन में यूज करते हो, है ना, जहाँ से आप वाईफाई शेयर कर देते हो, वो हॉट स्पॉट होगा। जैसे आप डेटा शेयर करते हो, ये तो हो गया आईटी का हॉट स्पॉट। दूसरा होता है ज्योग्राफी का हॉट स्पॉट। ज्योग्राफी का हॉट स्पॉट क्या होता है कि कई सारी जगह से ओसनिक फ्लोर से, वहां से क्या होता है, जहां जहां पे ये प्लेट आपस में कन्वर्जेंस जोन है जहां, तो वहां पर क्या होता है, वहां पे पर्टिकुलर जगह से लावा निकल रहा होता है, ठीक है। वो लावा ओसनिक फ्लोर से निकलता है, तो नीचे से ऊपर निकलता है, धीरे धीरे क्या होता है, वो लावा वहीं डिपॉजिट होता रहता है, और कुछ टाइम बाद वो जो लावा का ढेर होता है वो निकल करके ओशन की फ्लोर के मतलब ऊपर वाटर लेवल के बाहर आ जाता है, और जिससे आइलैंड बन जाते हैं। तो उसको हम लोग हॉट स्पॉट एक्टिविटी कहते हैं। तो जिसको आप वेस्ट इंडीज कहते हैं, तो जितने वेस्ट इंडीज के आइलैंड है वो सब हॉट स्पॉट एक्टिविटी से बने हुए होते हैं, है ना। तो वेस्ट इंडीज के आइलैंड सब हॉट स्पॉट से बने हुए। तो ये होता है ज्योग्राफी वाला हॉट स्पॉट। बायोलॉजी का हॉट स्पॉट क्या है कि ऐसी जगह, ऐसी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की जगह जहां पर बायोडाइवर्सिटी बहुत तेजी से डिप्लीट हो रही हो, खत्म हो रही हो, है ना। मतलब कि स्पीसीज के एक्सटिंक्ट होने की जो रेट है वो बहुत ज्यादा है, उन जगहों को हम लोग हॉट स्पॉट कहते हैं। ऐसे पूरे वर्ल्ड में 25 हॉट स्पॉट डिमार्केट किए गए। आज की डेट में इनके नंबर बढ़ के हो गए 34, है ना। ठीक है, नोट करो। अब इंडिया में हॉटस्पॉट में आपको बताता हूँ, ये मैप दिखाने का यही पर्पस था। अरे यार, एक तो देखो ये दिया हुआ है, ये दिया 34 नंबर वाला, है ना। ये है क्या, केरला में एक जगह है वेस्टर्न घाट, ये वो जगह आपको पता होगा। दूसरा यहाँ पर एक इंडिया में हॉटस्पॉट है, वो दूसरा हॉटस्पॉट है, उसको हम लोग बोलते हैं ये क्या बोलते हैं, एक तो वेस्टर्न घाट हो गया, दूसरा ईस्टर्न हिमालय में मेघालय, है ना। ईस्टर्न हिमालय में मेघालय है। तीसरा इंडिया और बर्मा के बीच में इंडो बर्मा वाटर है, वो बॉर्डर है, ठीक है।
और बस इतना, ये 2 हॉटस्पॉट मेनली इंडिया में माने जाते हैं। इंडो बर्मा बॉर्डर तो हमारे और बर्मा के बीच का, मतलब हमारे और म्यांमार के बीच का हो गया, लेकिन इंडिया में 2 ही, एक वेस्टर्न घाट, दूसरा ईस्टर्न हिमालय उनको बोलते हैं। ईस्टर्न हिमालय में मेघालय, ठीक, नोट करो इनिशियली। अच्छा पहले तो हॉटस्पॉट नोट करो, हेडिंग वाला हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट आर दोज एरिया वेयर, hotspot are those area where rate of depletion of biodiversity, where rate of depletion of biodiversity is very fast. Full stop. We can say that species are getting extinct. We can say that species are getting extinct with very fast pace. Full stop. Next point. Initially 25 biodiversity hotspot, initially 25 biodiversity hotspot were identified, but subsequently nine more, के बाद initially 25 biodiversity hotspot were identified, but subsequently 9 more have been added. But subsequently 9 more have been added to list, bringing the total number of hotspot, in the world 34. तो आज की डेट में पूरे वर्ल्ड में 34 हॉटस्पॉट हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इन इंडिया वेस्टर्न घाट, ब्रैकेट में लिख लो केरला, एंड ईस्टर्न हिमालय, ब्रैकेट में लिखो मेघालय, एंड ईस्टर्न हिमालय, ब्रैकेट में मेघालय, आर दी 2 hotspot. Full stop. At the border of India, Sri Lanka and Indo-Burma border are other 2 hotspot. Next point, अब हॉटस्पॉट के बाहर आ जाए। India have now 14 biosphere reserve, 14 India have now 14 biosphere reserve, 90 national park, and 448 wildlife sanctuaries. फुल स्टॉप। अब देख लिया जाए नेशनल पार्क का क्या क्राइटेरिया। अब ये आपके नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब स्कूल में बोर्ड के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नेशनल पार्क क्या होता है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होता है ये, लेकिन बोर्ड में क्या है, आप लेमैन की लैंग्वेज में भी लिखाओगे तो भी आपको नंबर मिल जाएगा।
लेकिन जो टेक्निकल चीजें हैं वो इंपॉर्टेंट है नीट के एंगल से। नोट करिए नेशनल पार्क। तो पहला हमारा हेडिंग है नेशनल पार्क क्या होता है। नेशनल पार्क पॉइंट्स के वो में लिखना। इन इंडिया साइज रेंजेस फ्रॉम 0.04 to 3,162 square kilometer. Next point. Boundaries are circumscribed with. Boundaries are circumscribed by legislation. Boundaries are circumscribed by legislation. Next point. तो मतलब गवर्नमेंट रूल बनाती है, लॉ बनाती है, जिससे उसकी बाउंड्री फिक्स कर दी जाती है। एक्सेप्ट बफर जोन, नो बायोटिक इंटरफेरेंस, except buffer zone, no biotic interference is allowed. बफर जोन क्या होते हैं? बोलो जल्दी बताओ। बफर जोन देखो, अब क्या हुआ, जब हमारी कंजर्वेशन और प्रोटेक्शन की बात आई तो हमने कहा कि हम काजीरंगा को नेशनल पार्क बनाएंगे, ठीक है। वहां की रहने वाली ट्राइब्स ने बोला कि दिस इज आवर लैंड। अब कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे हुआ गवर्नमेंट और ट्राइब्स के बीच में कि दिस इज आवर लैंड, हम इसको यूज करेंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे, आपका कोई राइट नहीं बनता है, ठीक है। गवर्नमेंट और ट्राइब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट। गवर्नमेंट ने कहा कि देखो, नेशनल पार्क और तुम्हारी जमीन के बीच में एक बफर जोन, आप यहां पर जाकर के लकड़ियां कलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे फ्रूट्स कलेक्ट कर सकते हो, आप यहाँ पे बाकी एक्टिविटीज कर सकते हो, अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हो, लेकिन इसके आगे नेशनल पार्क की बाउंड्री है, वहां पर जाकर के उस बाउंड्री को आप क्रॉस नहीं करो, ठीक है। तो बफर जोन तक उन लोगों को, जो वहां के ट्राइबल लोग होते हैं, वो अपनी इकोनॉमिकल एक्टिविटी कर सकते हैं, इसको बोलते हैं बफर जोन, ठीक है। इस पॉइंट का ये मतलब है। क्लियर? नेक्स्ट, टूरिज्म इज परमिसिबल। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क लोग घूमने जाते हैं, टूरिज्म इज परमिसिबल, लेकिन क्या वो आपको अपनी जिप्सी से उतरने नहीं देंगे जिम कॉर्बेट में? नेक्स्ट, एरिया ऑफ स्पेशल साइंटिफिक, एजुकेशनल and research. सर ये पॉइंट नोट कर दीजिए। Area of special, it is area of special scientific, educational and research purpose. ठीक है। नेशनल पार्क वो एरिया होता है जहां पर साइंटिफिक, एजुकेशनल और रिसर्च पर्पस से लोग जा सकते हैं। अब देखो, आप जिम कॉर्बेट घूमने जाओ, वो आपको एक पास देगा और आप एक पर्टिकुलर जो एरिया है, आप उस पर्टिकुलर एरिया से बाहर नहीं जा सकते रोड से, और वो आपको घुमाने ले जाएगा, आप उसकी जिप्सी से नीचे उतर नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हो गया, क्या हुआ, टूरिज्म। दूसरा क्या है, अगर आप पीएचडी स्टूडेंट हो, आप जाकर के गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के मुझे रिसर्च कर, है ना, टाइगर्स पे, आपको परमिशन मिलेगी, आप उन एरिया पे जा सकते हो जहां पे टूरिस्ट नहीं जा सकते, लेकिन आपकी भी लिमिटेशन होगी, आप क्या कर सकते हो और क्या नहीं कर सकते हो। तो वहां पर स्टूडेंट्स को, रिसर्चर्स को और बाकी साइंटिस्टों को रिसर्च करने के लिए स्पेशल परमिशन दी जाती है। ये भी एक पर्पस है नेशनल पार्क, ठीक है। So national park are area of specific scientific, educational और research purpose. Next आते हैं सेंचुरी। सेंचुरी क्या होती है? अब नेशनल पार्क में बहुत सारी स्पीसीज पाई जाती हैं, और दूसरा क्या है, नॉर्मली ये क्या होता है, नॉर्मली ये जरूरी नहीं है, नॉर्मली ये इन सिटू कंजर्वेशन होता है, ठीक है। नोट करेंगे, सेंचुरी is oriented to particular species of animal. सेंचुरी को मेनली पर्टिकुलर एनिमल को ध्यान में रख के बनाया जाता है। सेंचुरी इज ओरिएंटेड टू पर्टिकुलर
species of animal. Full stop. It is a natural area reserved for protection of natural flora and fauna. Reserved for flora and fauna. साइज क्या होगा? 0.612718 किलोमीटर, ये साइज होगा. नेक्स्ट पॉइंट, boundaries are protected by government or private agency. Boundaries are protected by government or private agencies. Next point, limited biotic interference. अब ये नेशनल पार्क से कम हो जाएगा यहाँ पे. Limited biotic interference is allowed. Underline करो, limited biotic interference. Next point, tourism is permissible here. Sanctuary में भी tourism possible है. ठीक है. नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर रिजर्व. बायोस्फीयर रिजर्व, दिस इज, अब यहां पे हम पूरे के पूरे इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं बायोस्फीयर रिजर्व. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, तो पूरा का पूरा वहां पे जो फ्लावर्स का इकोसिस्टम है, वहां पे जो भी पॉन्ड्स जो भी हैं, पॉन्ड्स, फॉरेस्ट, माउंटेन, सबको प्रिजर्व किया गया. दिस इज इकोसिस्टम ओरिएंटेड. This is ecosystem oriented. It is not oriented to, this is ecosystem oriented. It is not oriented to particular species. Next one. Protected ecosystem are unique biological area. Protected ecosystem are unique biological area throughout the world. साइज क्या होता है? Protected ecosystems are unique biological area throughout the world. साइज है 5670 स्क्वायर किलोमीटर. Next point, boundaries are circumscribed by government legislation. Boundaries are circumscribed by government legislation. Next point, except buffer zone, no biotic interference allowed. Except buffer zone, no biotic interference allowed. Tourism is normally not possible. Tourism is normally not possible. तो भाई लोगों, मैंने आपका बोर्ड का पूरा सिलेबस करवा दिया, इंक्लूडिंग नीट का भी मैक्स. अब 2 चैप्टर, मतलब ये चैप्टर ओवर हो गया. अब 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो आपके नीट के एंगल से इंपॉर्टेंट है. तो नेक्स्ट क्लास में वही स्टार्ट करेंगे. ठीक है, इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे, फिर लास्ट में पॉपुलेशन पढ़ाऊंगा. कोई डाउट हो बताइए. बताओ भाई, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं. तो अब आपका काम है कि आप रिवीजन धीरे धीरे स्टार्ट करो साथ में, कि जब तक हम लोग सिलेबस फिनिश करें, तो तब तक आप काफी हद तक काफी कुछ चीजें रिवाइज कर चुके हो. जो भी मैंने आपको पढ़ाया, जो भी मैंने आपको कराया, आप उसका रिवीजन स्टार्ट. ठीक है भाई? यस सर. चलो. यस सर. और कोई डाउट हो, कोई दिक्कत हो, प्रॉब्लम हो, बताओ भाई. Thank you, sir. वेलकम भाई.
चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट थैंक क्लास यू में। सर, गुड नाइट सर। थैंक यू सर, बाय वेलकम, बाय सर। बाय, गुड नाइट, वेलकम।